हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी का एग्जामिनेशन दोस्तों बहुत दुखद है कि रद्द हो चुका है। अब बीपीएससी री एग्जाम कंडक्ट करेगा। इसके लिए आप लोग को एक ऑथेंटिक तैयारी की जरूरत होगी, प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी इस 2 ढाई महीने के अंतर्गत जितना प्रैक्टिस करेगा, वह निश्चित रूप से एक अच्छे स्थिति में अपने आप को पाएगा। तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास है कि जो 67वीं बीपीएससी का री एग्जामिनेशन होने वाला है उसका, और जो आगामी यानी आगे जो 68वीं बीपीएससी आयोजित होगा, तो आपको एक संतुलित तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो आज से मैं आप लोग के लिए बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूं। तो आज हमारा पहला सेट होगा दोस्तों, और प्रश्नों की संख्या एज यूजुअल 150 होगी। और जिस तरीके से बीपीएससी में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी स्तर के प्रश्न इस पर्टिकुलर सेट में भी आपके लिए होगा। तो निश्चित रूप से आप अपना सेल्फ असेसमेंट 150 प्रश्न के आधार पे करना चाहेंगे। और आप लोग अगर यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका स्कोर 110 प्लस दोस्तों अगर इस पर्टिकुलर सेट में आ रहा है, तो आपकी स्थिति बेहतर है। आप बीपीएससी के बहुत ही डिवोटेड और आप क्वालिफाई करने लायक आपकी तैयारी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग असेसमेंट ध्यान पूर्वक करना और क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, टाइम दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बीपीएससी में गिवन टाइम होता है 2 आवर, यानी 2 आवर्स में आपको प्रश्न पत्र करने होते हैं। मेरा यहाँ प्रयास होगा कि मैं तेजी के साथ 1 घंटे में आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न मैं यहाँ पे पूरा सेट मैं करा दूं। और निश्चित रूप से आप हमारे इस प्रयास को, मार्गदर्शन आईएएस के इस प्रयास को सराहेंगे। और आज का पहला सेट दोस्तों, पहला सेट आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो मैं शुरू करने वाला हूं पहला सेट। और इसी तरीके से आपको लगातार जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहला प्रश्न इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के लिए। और दोस्तों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप 67वीं एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या 68वीं एग्जाम के लिए, प्रश्न वही होते हैं। और प्रश्न करंट अफेयर्स के आपको चेंज होते हैं दोस्तों, और प्रश्न का लेवल वही होता है। तो ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को आपको असेसमेंट करना है, और उसी के आधार पे आप अपने नॉलेज को निश्चित रूप से असेसमेंट करके आपकी क्या तैयारी है, क्या आप 67वीं बीपीएससी में क्वालिफाई करने लायक आपकी तैयारी है दोस्तों, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला सेट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। जो सही है उसको आपको चुनाव करना है। पहला कथन है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। दूसरा कथन है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। तीसरा कथन है, पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना से अलग करती है। और चौथा कथन है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है। तो आपके सामने 5 ऑप्शन, जैसा कि बीपीएससी में दिया होता है, बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित है पूरी तरीके से। तो पहला ए ऑप्शन है, केवल एक सही है। बी है, 1 और 2 सही है। सी है, 1, 2 और 3 सही है। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से सभी सही है। और डी, जैसा कि एज यूजुअल होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो यह असेसमेंट क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर का चयन करेंगे। और इस पर्टिकुलर प्रश्न का आप में से जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो सी उत्तर आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो आप लोग मिलान करते चलेंगे और असेसमेंट करते चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। बी, धौलागिरी। सी, अन्नपूर्णा। डी, कंचनजंगा। और नन ऑफ दीज, एक से अधिक ई ऑप्शन। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पे पूछा गया है भारतीय हिमालय में। तो निश्चित रूप से भारतीय हिमालय में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तीसरा प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? दिया हुआ ऑप्शन है ए 21.71%, बी 21.62%, सी 24.62% और डी ऑप्शन है 25.62% और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी जल्दी आप प्रश्न का उत्तर नोट करते चलेंगे और तेजी के साथ मैं एक एक प्रश्न आपको बताते चलूंगा। तो अगर वन स्थिति रिपोर्ट आप पढ़े होंगे अच्छे ढंग से तो आप लोग को पता होगा कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब होगा 24.62। सही उत्तर क्या होगा? 24.62% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नहीं है? यहाँ पे जो सहायक नहीं है उसी को चूज करना है दोस्तों। तो सही उत्तर आप जरूर चूज कर पाएंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ए कपिली, बी मानस, सी तीस्ता, डी भवानी और ई ऑप्शन नन ऑफ दीज और मोर देन वन। जल्दी से सही उत्तर आप चूज कीजिए। इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर सभी के द्वारा दिया गया होगा, निश्चित रूप से डी ऑप्शन सही होगा। मानस, कपली और तीस्ता सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की और भवानी सहायक नदी नहीं है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, रेगुर मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन, बी मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, ई ऑप्शन। तो दोस्तों जल्दी से पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आप चूज कीजिए। रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो एक से अधिक जगहों पे पाई जाती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जिन विद्यार्थियों ने ई ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सटीक होगा। इसी पैटर्न पे दोस्तों मैं आप लोग का प्रैक्टिस करवाऊंगा, चाहे आप 67वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 68वीं बीपीएससी का बिगिनिंग से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों सेट प्रश्न होगा और सेट 1 यह है और इसी क्रम में मैं आपको अलग अलग सेट 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सीरीज में मैं आपको लेकर के आऊंगा और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान पूर्वक आपको सेट लगाना है और विद इन ए टाइम फ्रेम आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है गुजरात और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो जल्दी से 6 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। चावल का उत्पादन अगर देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर कहाँ पे ज्यादा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी पंजाब, बिल्कुल ही सही जवाब होगा आपका। दोस्तों मैं ज्यादा बड़ा विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि 150 प्रश्न है और आप सभी को पता है कि 150 प्रश्न को करने में थोड़ा अधिक टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं तेजी के साथ आप लोग के सामने प्रश्न लेकर के आ रहा हूं और उत्तर डिस्कस करके आगे चल रहा हूं। मिलान करने वाला है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। सूची 1 में दिया हुआ है ए ऑप्शन में जिम कॉर्बेट और राजस्थान, बी में बांधवगढ़ के सामने है मिजोरम, सी में है दम्फा के सामने है उत्तराखंड, डी में है रणथंभौर के सामने है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर का मिलान कीजिए और सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहने का मतलब यह है एक का 3 हो जाएगा दोस्तों, जिम कॉर्बेट का 3 हो जाएगा, बांधवगढ़ का आपका 4 हो जाएगा और दम्फा आपका मिजोरम हो जाएगा दोस्तों और इसी तरीके से रणथंभौर आपका राजस्थान हो जाएगा। इस तरीके से सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से कोई सा भी एक या दो ऑप्शन अगर आपको पता होगा तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश और ई है नन ऑफ दीज और उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों
मैं ऑप्शन आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं, और निश्चित रूप से अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे कि मैं सिर्फ उत्तर ही यानी आंसर ही मैं आप लोग के सामने डिस्कस कर दूं, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं। इससे होगा क्या कि हमारा टाइम बचत होगा, और चूंकि यह प्रैक्टिस सेट है तो हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस सेट को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। 8वां प्रश्न, यूरेनियम उत्पादन में अगर देखा जाए तो अग्रणी झारखंड है। ये उत्तर आपका सही उत्तर जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? ए बी सी डी ई ऑप्शन। अब आप लोग ऑप्शन को पढ़ते चलिए और मैं सही उत्तर आपको बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होता है, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। और चारों ऑप्शन आप पढ़ करके असेसमेंट करके सही उत्तर दीजिए, और मैं आपको सही उत्तर सिर्फ बताऊंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरे तरफ देश या क्षेत्र दिया हुआ है। ए ऑप्शन है पिग्मी, के सामने है कांगो, बी है एनू, सामने है दक्षिण कोरिया, सी है बद्दू, सामने है अरब, और डी है मसाई, सामने है केन्या, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें चूज क्या करना है, जो सम्मिलित नहीं है, यानी जो गलत सम्मिलित है उसी को चूज करना है। तो आप सभी को पता है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनू जनजाति साउथ कोरिया में नहीं पाई जाती है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एनू कहाँ पाई जाती है, तो इसका जवाब भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यह जापान में पाई जाती है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे पहले से भी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा। आप ऑप्शन पढ़ते चलेंगे, मैं सही उत्तर डिस्कस करूंगा। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। प्रशांत क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम समय में, यानी 150 प्रश्न अगर हम लोग 40-45 मिनट में कर लें तो यह बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए मैं ऑप्शन को डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, वह आप पढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो यह रेगुलर प्रश्न है, आप सभी को भी पता होगा, यह 13 देशों से गुजरती है। तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जल धाराओं में से कौन सी ठंडी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा कौन सी है, इसका जवाब आप लोग के लिए फॉकलैंड, लैब्राडोर, पेनिनसुला और कैलिफोर्निया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बढ़ाता? 14 प्रश्न आपके सामने है। तो कौन सा देश सीमा नहीं बढ़ाता है, बनाता है? तो इराक के द्वारा सीमा नहीं बढ़ाया जाता है। तो यह सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? 15 नंबर प्रश्न। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी भूमध्य सागर में स्थित है बालियारिक द्वीप। तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी जो दिया हुआ कथन है उसमें आपको सही चूज करना है। तो निश्चित रूप से आप लोग के लिए इस प्रश्न का जवाब सही उत्तर ई हो जाएगा। यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या है, ई ऑप्शन इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, और आप लोग एक एक समय है, आप एक एक ऑप्शन को पढ़ के और डिटेल में असेसमेंट करने के बाद आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 110 प्लस आता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका प्री यानी 67वीं आपका प्री निकल रहा है। आप मेंस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आपकी तैयारी हो गई है, इसका मतलब आप 110 के प्लस बना रहे हैं। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण क्षेत्र कितना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो सही जवाब इसका बिहार में वनावरण। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है और यह जो आर्थिकी आता है उसमें दिया हुआ होता है। और भारत का भी आपको याद रखना होता है, इंडिया का भी आपको ध्यान देना होता है, जंगल वनावरण वृक्षावरण कितना है। और उसी तरीके से आपको बिहार के विषय में भी जानकारी रखनी होती है। दोनों से कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली नदी कौन है? घाघरा, पुनपुन, कर्मशा, अजय और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इस प्रश्न का आप सब लोग को पता होगा, घाघरा गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है। तो सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से सही युग्म क्या है, इस पे पहचान करिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है विंध्य चट्टान, चंपारण, रोहतास, सीतामढ़ी, क्वार्टरी चट्टान, कैमूर। यह ऑप्शन आप लोग जो है ना एक एक ऑप्शन को देख करके उसके बाद सही उत्तर पहचानने का कोशिश करना, और मैं सही उत्तर आप लोग के लिए बताने का प्रयास करता हूँ। सही उत्तर इसका होगा धारवाड़, चट्टान, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। तो इस पर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सही उत्तर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। बिहार में डोलोमाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, रोहतास में पाया जाता है। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? जनसंख्या से सेंसस से यह प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता है पहले से, जो बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि क्या मैं चारों पांचों ऑप्शंस को बार बार पढ़ूं या मैं सिर्फ उत्तर बता करके मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करके आप अपना प्रतिक्रिया देना। और मेरे समझ से ज्यादा अगर प्रश्न आपको कम समय में करना है तो सिर्फ हम लोग आंसर की चर्चा कर सकते हैं, उत्तर की चर्चा कर सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री से पूछा गया है, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 साक्ष्य मिला है? बहुत ही रेगुलर और बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो सही उत्तर इसका हड़प्पा से मिला है। सही उत्तर आपका हड़प्पा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है। ए ऑप्शन दिया है सांख्य, गौतम, योग दर्शन, पतंजलि, न्याय, कपिल, उत्तर मीमांसा, बादरायण। तो इसका सही उत्तर आप सबको जैसा कि पता ही है, एक से अधिक इसका उत्तर सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, एक तरफ महाजनपद का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ राजधानी दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या करना है? इसमें सही मिलान करना है। तो इस ऑप्शन को देखते हुए सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 5 और 3, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। तो आप लोग इसको जो है ना चारों ऑप्शन को पढ़ लेना। मल्ल, कंबोज, अस्मक, पंचार और मगध की राजधानी बिल्कुल ही नोन है, इसमें कोई 1% कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अगला 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यह भी बिल्कुल ही रेगुलर प्रश्न है और यह सुबत्ता, डी ऑप्शन आपका सही है। तो यह थोड़ा सा फेड हो गया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप मैनेज करना। 26 देखते हैं दोस्तों। 26 प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? नहीं की गई है उसको बताना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, राजा दुर्ग और कोष की जो बात की गई है, श्रेष्ठ की बात नहीं की गई है। तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है, हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ, यानी कब से माना जाता है हिजरी संवत? तो सभी को पता है पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने। दोस्तों यह बिल्कुल ही रेगुलर प्रश्न है और मैं बताना चाहूंगा बीपीएससी में अगर देखा जाए तो 75 से लेकर के 80 प्रश्न सिंपल टाइप के होते हैं।
अगर आप बेहतर तैयारी किए होंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं। और उसके बाद जो मॉडरेट प्रश्न होते हैं उसको मिला दीजिए तो आपका जो है ना 100 क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए बहुत मुश्किल प्रश्नों को अगर आप नहीं सोल्व कर पा रहे हैं और सिंपल और जो मॉडरेट प्रश्न होते हैं वहां गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए तो आपका प्री बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। यह मेरा अपना अनुभव है। अगला प्रश्न है 28 प्रश्न है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है और उस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मुक्तिदीन के द्वारा दबाया गया था। बलबन इसको भेजा था दबाने के लिए तो इसने दबाया था विद्रोह। और इस तरीके से देखा जाए तो अब हम लोग जो है ना 29 प्रश्न को करते हैं। 29 प्रश्न है, जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, निम्न में से किसके सेनापति थे? फिर से एक बार बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न। तो आप सभी को पता है यह बेटा था, बड़ा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं, जफर खां। और इसको अलाउद्दीन खिलजी बहुत पसंद भी करता था, लेकिन इसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? फिर एक बार बहुत ही सामान्य प्रश्न, तो सबको पता होना चाहिए रामानंद के शिष्य थे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला 31 प्रश्न देखते हैं। 31 प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर के दरबारी चित्रकार कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है अब्बू समद, अब्बू हसन, आका रिजा और मीर सैयद अली। तो निश्चित है इसमें से ई ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसमें दिए हुए हैं। तो अकबर के दरबारी चित्रकार थे, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अकबर के चित्रकार दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, अबू समद, यह सब जो है ना उसके चित्रकार थे। तो एक से अधिक जो है ना उत्तर आपके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। मैं क्लास में कई दफा इस सेंटेंस को दोहरा चुका हूं। अगर देखा जाए तो यह यूपीएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ यूपीपीएससी में भी पूछा है। तो यह रेगुलर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न को आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहिए। और फेमस कथन है आरसी मजूमदार, तो सी उत्तर आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? यह भी एक सिंपल प्रश्न है और आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। यह लड़ा गया था हैदर अली और सर आयरकूट के बीच में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह सब रेगुलर प्रश्न है, विभिन्न एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता है, तो आपका यहाँ से गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? वंस अगेन बहुत ही सिंपल प्रश्न, चार्ल्स मेटकाफ आप लोग को जरूर पता होगा। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। 35 प्रश्न देखते हैं। 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वेरी सिंपल प्रश्न है और वीर कुंवर सिंह ए ऑप्शन आप लोग सबको पता होना चाहिए और होगा भी। मैं 100% डैम श्योर हूँ। यह प्रश्न जो भी मैं सिंपल कह रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कि ईमानदारी पूर्वक 67वीं में बैठने वाला है और वह न जानता हो। ठीक है ना? तो मैं जो प्रश्न मुश्किल होते हैं उसको मैं आपसे चर्चा भी करूंगा, लेकिन जो सिंपल रेगुलर प्रश्न है वह आपके सामने आते ही आपके दिमाग में जवाब आ जाना चाहिए। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो यह भी एक सिंपल रेगुलर प्रश्न है। सी ऑप्शन, यह स्वदेशी आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी में प्रमुख गाना बन गया था वंदे मातरम। 37 राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है? फिर भी यह भी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। और अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न से आपको बचना चाहिए। जैसे
आप देखोगे भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आप इसी को करके और आगे निकल गए, लेकिन प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, तो 9 1 से अधिक उत्तर होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो आपका 5 ऑप्शन दिया होता है, एक एक ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आप सही उत्तर की पहचान कीजिए। लेकिन सामान्य अगर सोचो कि आप इसका ए ऑप्शन सही करके और बाद में घर जा करके अगर आप देखेंगे कि नीचे जो है ना आपका प्रथम आधुनिक पुरुष भी दिया हुआ है, तो आप जो है ना अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इससे आपका रिजल्ट गड़बड़ भी हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखने के बाद सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन देते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज दलित और निम्न जाति के कल्याण के उद्देश्य के लिए की गई थी, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यह आज का बीपीएससी का सेट 1 है और इसी तरीके से मैं लगातार सेट आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा और 40 से 45 मिनट में 150 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और कम समय में ज्यादा यानी पूरा फुल टेस्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 39 प्रश्न देखते हैं। 39, निम्न में से कौन था कथन सही है? तो इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। बी कहता है कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। सी ऑप्शन है, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। डी ऑप्शन है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार हुआ। और ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन और नेतृत्वकर्ता के विषय में दिया हुआ है, यानी स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली, मद्रास, पुणे और पंजाब में किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न संख्या 40 है। तो 40 प्रश्न का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा 1, यानी आपका 4 3 2 1। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग मिलान करके देख लेना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसके ऊपर मैं बहुत समय खराब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो रेगुलर प्रश्न है वह आप लोग जो है ना बिल्कुल भी बिना समय ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर समय आप देने का प्रयास कीजिए। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उन्हें काल क्रम में सजाने के लिए कीजिए। बंगाल विभाजन, दिल्ली में कलकत्ता स्थानीय राजधानी स्थानांतरण, कांग्रेस का विभाजन और मुस्लिम लीग का गठन। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 का हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और केंद्र सरकार ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में परिवर्तित किया था। इस तरीके से अगर देखोगे तो उत्तर आपका सही हो जाएगा सी। एक एक ऑप्शन है, आप जो है ना पहले आप जो है ना बैठा लेना, उसके बाद सजा देना, सही उत्तर आप खोज सकते हो। अगला 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सबको पता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो यह बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर सबको पता होना चाहिए। हिस्ट्री अगर थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा तो इंडिया हाउस, डी ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था, सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 44 राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दिया गया? तो यह प्रश्न ठीक है दोस्तों, और यह फांसी दिया गया था काकोरी षड्यंत्र केस के लिए, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी की सजा दिया गया था। अगला कथन है, एक सेंटेंस है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। और यह मैं निश्चित रूप से अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न अगर आप सोल्व करते होंगे तो आपको यह पता होगा कि हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आप बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत बार यह प्रश्न रिपीट किया गया है। तो 45 नंबर प्रश्न बिल्कुल ही आसान है।
विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसका यह कथन किसके लिए जो है ना, किसके द्वारा यह कहा गया था? तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इसका सही उत्तर आपके लिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह महात्मा गांधी हो जाएगा। और इसी के लिए जो है ना, अगर देखा जाए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को कंडेम भी करते हैं, लेकिन यह उचित ही था। अगर आप अपने उद्योग को प्रश्रय नहीं देंगे तो आपका उद्योग चौपट होना लाजमी है। 46 को देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी? कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिसके उपलक्ष्य में गांधी जी ने कैसर हिंद को त्याग दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने यह उपाधि अंग्रेज सरकार को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, रीजनल से बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था जो कि बिहार की यात्रा पे आया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉल्फ फिश ने। अगर देखा जाए तो पहली दफा बिहार में सर्वप्रथम रॉल्फ फिश नामक अंग्रेज आया था। सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचान करने के लिए है, एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरे तरफ संपादक दिया हुआ है। प्रश्न की संख्या 48 है। बिहारी प्रताप, आनंद मठ, दसरोजा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। और सही युग्म पहचानना है, तो सही युग्म में प्रताप और गणेश शंकर विद्यार्थी। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रताप का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रीजनल प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था बाबा ठाकुर दास के द्वारा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? एकदम रेगुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, कुंवर सिंह, कृष्ण सिंह। तो एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर सचिदानंद सिन्हा को देखा जाए, महेश नारायण को देखा जाए, यह सभी बिहार को अलग प्रांत के रूप में स्थापित करने में इन लोगों का बहुत योगदान था। तो आपके लिए मोर देन वन जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित किया गया था। चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे निश्चित रूप से, उसके बाद उत्तर चूज करेंगे। मैं समय के अभाव के कारण आपको तेजी के साथ जो है ना, एक एक प्रश्न को एनालिसिस कर रहा हूँ। आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 52 नंबर प्रश्न है, और यह है डी ऑप्शन आपका सही उत्तर, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 53 प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? बहुत ही फेमस और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और यह गणना का आधार बदल गया है दोस्तों। 11 और 12 आपका सही जवाब हो जाएगा। सही उत्तर है आपका सी, यानी राष्ट्रीय आय का गणना का आधार बदल करके अब 11 और 12 हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा 7वीं योजना, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, जो कि वर्तमान में भी लागू है। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पांचवी, छठी, यह सभी किसी न किसी मॉडल पे आधारित है। तो यहाँ पूछा गया चतुर्थ किस मॉडल के ऊपर आधारित था?
तो सबको पता होना चाहिए, गाडगिल फार्मूला के ऊपर आधारित था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनके झा, प्रत्यक्ष कर, बी रेखा समिति और प्रत्यक्ष कर, सी केलकर समिति करों में वृद्धि, और डी है सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पुनर्विचार, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो दोस्तों एल के झा अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर बिल्कुल ही सही है। रेखा समिति देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर बिल्कुल ही सही है। केलकर समिति देखा जाए तो करों में वृद्धि, यह भी सही है। और सुखमय चक्रवर्ती देखा जाए तो मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार। तो नेचुरल है कि सही उत्तर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, ई ऑप्शन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 57 प्रश्न, गरीबी के दुष्चर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 57 नंबर प्रश्न आपके लिए है। तो यह सिद्धांत जो गरीबी के दुष्चर्ग से संबंधित सिद्धांत दिया गया था, वह दिया गया था प्रोफेसर रेगनर नर्स। और यह भी बीपीएससी का फेवरेबल क्वेश्चन है। बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि गरीबी के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया गया था प्रोफेसर रेगनर नर्स का सिद्धांत है, और कई दफा पूछा गया है। तो इस तरीके का प्रश्न तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। 58 नंबर, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी और ई दिया हुआ है। नहीं, तो इसमें अगर देखा जाए तो नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोत्तम संस्था होती है। इसकी स्थापना की गई थी शिवरामन समिति के अनुशंसा के आधार पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 1909 में भारत सरकार नाबार्ड के लिए आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया गया था आरबीआई के द्वारा, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था। इस तरीके से देखा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। एक एक प्रश्न आपके लिए है, आप अपने तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। और मैं रेगुलर आपको कोशिश करूंगा कि सेट नंबर 1 आज मैं अपलोड करने वाला हूं। इसी तरीके से सेट नंबर 2, उसी तरीके से सेट नंबर 3 लगातार मैं आपके लिए जो सेट का जो प्रैक्टिस होता है उसको मैं आपको अपलोड करता रहा। 59 देख लेते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू किया गया है। सही उत्तर आपका ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम आप सबको पता होगा, नाम है ग्राम उज्ज्वला योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाए दोस्तों, 60 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग एससीओ का सदस्य नहीं है। नहीं चूज करना है। तो नेचुरल है, रूस है, भारत है, चीन है, अफगानिस्तान नहीं होगा दोस्तों। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बिल्कुल ही रेगुलर प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो बीपीएससी में रिजल्ट लाने के ख्वाहिशमंद होंगे, जिन प्रश्नों को मैं सामान्य रेगुलर कह रहा हूं वह बिल्कुल सामान्य है, आप भी इससे तकल्लुफ जरूर रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। क्या निर्धारित किया गया था, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और डी 8 वर्ष, और उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो नेचुरल है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गहराई के साथ आपको पढ़ना है। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात अगर देखा जाए तो संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि को 6 साल निर्धारित किया है, जबकि यहाँ पूछा गया है मूल संविधान में, इसीलिए इसका उत्तर आपका ई हो जाएगा। तो यह भी घबरा करके आप ए ऑप्शन को नहीं सही करेंगे। मूल संविधान अगर देखोगे तो इसमें कोई अवधि निर्धारित नहीं किया गया था। तो इस तरीके से अगर इसका जवाब आपका सही उत्तर ई ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? मोस्ट फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक और एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो नेचुरल है, इस प्रश्न का जवाब आपके लिए जो सही उत्तर होगा वह ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन होगा, यानी एक से अधिक आपका उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं, आपका ई ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर व्याख्या की बात किया जाए तो इसका व्याख्या अनुच्छेद 108 के तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता है। यह केवल साधारण और वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। 1950 में से लेकर के अभी तक कुल 3 बार ही संयुक्त सत्र का आह्वान किया गया है। प्रथम 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक को लाया गया था। दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को, और तीसरा जो है आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 में लाया गया था। तो अभी तक 3 ही बार लाया गया है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। यह प्रश्न अच्छा था, इसीलिए मैं इसका व्याख्या भी आप लोग के लिए किया। 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। कोई भी विधेयक धन विधेयक या नहीं से निर्धारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, तीसरा कथन भी सही है। और चौथा है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से सिंपल प्रश्न था। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब होगा। तो यह सेशन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? और इससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। डेडिकेशन के साथ मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चाहे करंट अफेयर्स का क्लास हो, चाहे प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सोल्व करने का हो, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से संदर्भ में, या इंडियन इकोनॉमी से संबंध में, आपको कोई सा भी ऐसा वीडियोस नहीं होगा जो मार्गदर्शन आईएएस पे डेली जो है ना आपके लिए अपलोड नहीं किया जाता है। तो यह देखा जाए तो सिविल सर्विस ओरिएंटेड चैनल है। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो निश्चित रूप से ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए ले करके आता हूँ। तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करना मेरा सजेशन यही होगा। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 65 प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर 1, 2 और 3 होगा, यानी सही उत्तर आपके लिए सी होगा। 1, 2 और 3, सी, यानी बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन है ये वाद योग्य है, यानी ये वाद योग्य है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। थोड़ा सा मैं तेज गति में करता हूं क्योंकि वीडियो की लंबाई अधिक होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि समय कम है, इसीलिए मैं तेजी के साथ प्रश्न करने पे जोर दे रहा हूँ। 67 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना। तो सही उत्तर आपका हो जाए सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 68, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में पूछा गया है, तो सही कथन कौन सा होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन इसमें सही है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई वाले को मैं थोड़ा पढ़ करके भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
ये ऑप्शन है, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। बी है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी भी सजा को पूर्णतः मुक्त कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग को जानना चाहिए कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्यु दंड की सजा को छोड़कर सभी प्रकार के क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। इसीलिए इसमें क्या होगा, मोर देन वन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। इसमें सही उत्तर आपको पहचानना है और इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो नेचुरल है कि ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। सिंपल प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। 5 1 2 3 4 मिला लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गठन किया जाता है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में दिया गया है। कृषि एवं पशुपालन का वर्णन 48 में किया गया है। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण आप सभी को पता ही होगा, 50 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास का अनुच्छेद जो है ना 51 में किया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति किसको बनाया गया था? तो नेचुरल है, यह भी प्रश्न रेगुलर है, यानी ये ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो 71 का जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार, यह भी रेगुलर प्रश्न है। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, रेगुलर प्रश्न बार बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामिनेशन में। 72 देखते हैं, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति बड़ी कौन है? तो बी ऑप्शन संथाल है। बी ऑप्शन संथाल है बिहार की सबसे बड़ी जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। अब सेपरेशन हो चुका है दोस्तों, देखा जाए बिहार और झारखंड का, तो बहुत नगण्य मात्रा में ही एसटी जनसंख्या बचा हुआ है, बिल्कुल ही नील जनसंख्या है इन लोगों का, बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है ना। अगला 73 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? 73, तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, सहरसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो मैं बताना चाहूंगा कि चाहे आप तैयारी आप करते हो आर्थिकी, ठीक है, और उसके बाद जो है ना जो आपका जनसंख्या वाला जो पोर्शन होता है यह, और उसके बाद जो है ना जो आपका बजट होता है उसको, और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको, यह तो बिल्कुल ही आपको जो है ना रटा रटाया होना चाहिए। आप फॉरेस्ट सर्वे, यह सभी चीजें जो है ना बार बार ही पूछी जाती है, तो यह कहने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए कि आप इसको तैयार कर लें। यह अंडरस्टूड है कि आपको इसको तैयार करना ही करना है। और एक बिहार स्पेशल, यानी जो बिहार स्पेशल से जो प्रश्नों की संख्या अब बढ़ रही है दोस्तों, तो बिहार स्पेशल भी अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के दशकीय वृद्धि क्या रही है? तो 25.4 रही है दोस्तों। तो 25.4 किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला 75, अगर प्रश्न देखा जाए तो शिवहर होगा, तो शिवहर किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है, तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्यों ने बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो 76 के
अगर सही उत्तर की बात किया जाए तो 3 सदस्य चुने गए थे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार का वित्तीय वर्ष 22 और 23 में कुल व्यय बजट का अनुमान है कितना? व्यय बजट, कुल व्यय बजट का अनुमान कितना रखा गया है? तो 2,37,691.13, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों यह सभी चीजें जो है ना फैक्चुअल होती है, तो इसको आपको याद करना है। जब बजट आ जाए, जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाए, तो उसको अच्छे ढंग से याद कर लेना होता है और आत्मसात करके तब आपको एग्जामिनेशन में बैठना होता है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 22 और 23 के अनुसार 22 और 23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया था? तो 19.24% किया गया था अनुमानित। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल का शुरुआत किया गया है जो संबंधित है। यह बिहार करेंट अफेयर्स, दोस्तों बिहार का करेंट अफेयर्स होता है 2022 का, इसको भी आपको एक एक प्रश्न को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे, जिससे कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। तो 78 अगर 79 का अगर जवाब देखा जाए तो 79 का जो अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है वह किससे संबंधित है? तो आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यह बहुत ही फेमस था, सभी लोग को पहले से पता भी होगा। 80 प्रश्न का देख लेते हैं दोस्तों, यह भी आसान प्रश्न है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थैनिक पोर्टल का नाम क्या है? यह भी फेमस क्वेश्चन है। सही उत्तर भूमन होगा। भूमन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 81 नंबर प्रश्न का बिहार इनोवेशन करता है दोस्तों, आप सबको पता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी। यानी बिहार देखा जाए तो चाहे नौकरियों में महिला आरक्षण की बात हो या पंचायती राज में महिला आरक्षण की बात हो, सभी का अगर देखा जाए तो शुरुआत बिहार से ही हुआ है। तो बिहार इनोवेशन करने में आगे रहता है, तो इसकी भी शुरुआत बिहार से ही की गई है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह का विकास योजना शुरू किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कपड़ा मंत्रालय। तो सही उत्तर कपड़ा मंत्रालय दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो सही उत्तर 83 प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी उत्तर हो जाएगा सही। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। माने जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों के साथ यह समझौता किया है भारत के साथ। तो जर्मनी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? 84 नंबर प्रश्न, तो श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, श्यामला गणेश आपका सही जवाब है। दोस्तों ये थोड़ा सा यह स्लाइड जो है ना फेड है, फिर भी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू को शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो देखा जाए तो प्रश्न की संख्या इसका क्या है? तो 85 है। तो शहरोज काशिफ, यानी सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन है, शहरोज काशिफ सही जवाब है। थोड़ा सा मैनेज कीजिए, इसका स्लाइड थोड़ा सा सही नहीं आया है। 86 नंबर अप्रैल 2021 में जारी विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 86 प्रश्न का उत्तर 142 होगा, यानी 142वां डी ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो कंगना रनौत के द्वारा प्राप्त किया गया है। ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। थोड़ा सा स्लाइड सही नहीं है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों की टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई है? तो क्लेयर कोसोलोफ बन गई है। तो इस सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हुआ है? सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न किसको दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या है? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू किया गया? 90 का सही उत्तर हो जाएगा गोवा। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों। सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यही दो प्रश्न फेड है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। भारत ने 1 से 3 अगस्त 2021 से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण संपन्न किया था? 91 का सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र किसके साथ किया जाता है? तो रूस के साथ किया जाता है। तो सही उत्तर आपका रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो थोड़ा सा आप लोग को समस्या हो रही है पढ़ने में, इसके लिए सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो इसका 16वां भारत यूरोपीय संघ का जो सम्मेलन हुआ था वो पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। तो सी उत्तर आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, अब सही है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन करने का प्रस्ताव किया है? तो यह संयुक्त गश्त किया जाएगा। नेपाल सही उत्तर होगा। भारत और नेपाल के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी को पता होना चाहिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। या न्यूज में जो भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो आसान पूछा गया है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। 95 शीतकालीन ओलंपिक 2022 में दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए? तो सभी को पता है, आसान प्रश्न है, आरिफ अहमद खान बन गए हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यह सब जो मोस्ट पॉपुलर प्रश्न होते हैं उसको तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना चाहिए। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नजीब मिकाती को नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन, नजीब मिकाती। यह अपॉइंटमेंट से है। अगला प्रश्न, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैगडेलेना एंडरसन। स्वीडन के प्रधानमंत्री बनी है मैगलेना एंडरसन। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर 19,300 फीट से ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उमलिंगला दर्रा, यानी उमलिंगला दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब। दोस्तों आज यह पहला ही सेट है, तो आप लोग जो है ना निश्चित रूप से अगर यह चैनल, अगर मार्गदर्शन का यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं लाइक कर लीजिए। और अपने फ्रेंड सर्किल में जो बच्चे प्रैक्टिस सेट सोल्व करना चाहते हैं तो उनको यह सेट आप उपलब्ध कराइए, शेयर कर दीजिए। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूरी तक भाला फेंका? जब दोस्तों याद होगा आप लोग को, टोक्यो 2020 का आयोजन हो रहा था उस समय मैं कई दफा इस प्रश्न को करंट अफेयर्स जब मैं आपको डेली लेकर के आता हूँ वहां पे मैं बताया था कि सही उत्तर हो जाएगा 87.58 मीटर। ठीक है ना?
और यह एक रिकॉर्ड भी था और भारत को इसने गोल्ड मेडल भी दिलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो विषय रखा गया था बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। तो सही उत्तर है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर। पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार का मिसाइल है? किस प्रकार का मिसाइल है? तो वायु में मार करने वाला मिसाइल है। तो सही उत्तर आपका क्या है? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, माई ओन मजगांव पुस्तक के लेखक कौन है? यानी 102 प्रश्न है और इसका सही उत्तर है कैप्टन रमेश बाबू। यह भी प्रश्न मैं अगर देखा जाए तो अपने करंट अफेयर्स जो मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा करंट अफेयर्स का जो क्लास आयोजित किया जाता है उसमें मैं यह प्रश्न जो है ना कई दफा आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 103 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 स्मारक सिक्का जारी किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। यह भी बहुत ही फेमस करंट अफेयर्स रहा है, इसको भी आपको सही करना चाहिए, आसान प्रश्न है। मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 का किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? 105 प्रश्न का सही उत्तर होगा मनीषा कल्याण। यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, मनीषा कल्याण को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? 106 नंबर प्रश्न का मैं बता चुका हूँ। बिहार इनोवेशन में आगे रहता है दोस्तों, तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार पहला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 107 नंबर, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? 107 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह लिखा गया है आर कौशिक के द्वारा। आर कौशिक आपका सही जवाब हो जाएगा। यह पुस्तक आर कौशिक के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध खेल पत्रकार है। बीबीसी 108 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? 109 नंबर प्रश्न, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया। भूपेंद्र यादव आपका सही उत्तर होगा, भूपेंद्र यादव। करंट अफेयर से प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में के लिए जिप्सम किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का 111 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 112 प्रश्न देखते हैं 112 क्या कहा है, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेवार होता है? 112 का सही उत्तर हो जाएगा ये दिया हुआ अच्छी ताप संचालकता, यह बिल्कुल सही है। अच्छी विद्युत चालकता, यह गलत है। तीसरा है लचीलापन, यह भी गलत है। और उच्च गलनांक, यह सही है। तो सही उत्तर इस तरीके से देखा जाए तो क्या आ गया? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 113, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इसमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? 113 का
सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, नियोन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नियोन। अमलगम एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न पूछा गया है 114 नंबर। अमलगम एक मिश्र धातु है, कॉपर टिन का, लेड टिन का, कॉपर जिंक का, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का, और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। 115 नंबर प्रश्न है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है उच्च, कम, शून्य, असीम रूप से उच्च, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 का सही उत्तर है असीम रूप से उच्च। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? रेगुलर प्रश्न, सामान्य प्रश्न है। ऑर्गन और नाइट्रोजन आपका सही जवाब होगा, तो सी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ऑर्गन और नाइट्रोजन। यह रेगुलर प्रश्न है, थोड़ा सा भी अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सही होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक युवा व्यक्ति सामान्य आंख निकट और दूर का बिंदु क्या होता है? 117 नंबर प्रश्न का, तो यह भी रेगुलर प्रश्न है। 25 सेमी और अनंत होता है, तो 25 सेमी और अनंत किस ऑप्शन में दिया गया है? तो सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी सामान्य आंख के लिए 25 और अनंत, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न को, 118 नंबर प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि? तो सही उत्तर है प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है, इसीलिए क्या दिखाई देता है? सूर्य सफेद दिखाई देता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? सही उत्तर ए ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है 119, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन की रिक्तता में, भोजन रिक्तता में इसका पाचन होता है। तो सही जवाब क्या है? ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पार्बोरेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन किया जाता है। यह अच्छा प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, बायो से प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका 120 का देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया है ए ऑप्शन में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना। अगला प्रश्न 121 नंबर देखते हैं। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर क्या होता है? रेगुलर प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पे क्या होता है? तो बढ़ता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 122, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऐसे प्रश्न से सतर्क रहने की जरूरत होती है क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे गलत भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किलोवाट। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है और यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ऊर्जा की इकाई जो है किलोवाट में नहीं, जूल, न्यूटन, मीटर, किलोवाट यह सब इकाई होती है, लेकिन किलोवाट में इसका मापन नहीं होता है। तो गलत चूज करना था, तो सही है सी। 123 देखते हैं दोस्तों। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चूज करना है इसमें। गलत क्या है दोस्तों? परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो देखा जाए तो यह गलत है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, यह सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, यह भी सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, यह गलत है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? जो गलत चूज करना था, तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ के आप लोग सोल्व करेंगे तो आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। यदि 124 कहता है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है? क्या बीमार कर सकता है? तो छींकने और खांसी, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। छींकने और खांसी से आप बीमार हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। 125 देखते हैं। किस गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के संवेग, वस्तु की गति, वस्तु के आकार पे।
तो सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन, यानी केवल एक। गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करेगा? तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। 126 प्रश्न देखते हैं। मिलान करने वाला है सूची 1 और सूची 2, और यह करंट अफेयर्स से है। यानी यह देखा जाए दोस्तों तो कोरोना पीरियड का यह क्वेश्चन है, तो आसान प्रश्न है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जायकोट डी और कार्बोवैक्स के विषय में पूछा गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 1 3 4 सही जवाब होगा। तो यह रेगुलर प्रश्न है, आसान प्रश्न है, तो इसकी विशेष चर्चा नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि यह करंट अफेयर्स का आसान प्रश्न है। इस तरीके से जो आसान प्रश्न होते हैं तो उसको आप पढ़े हुए होते हैं तो उसमें विशेष समय लेप्स करने की जरूरत है। 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? सही उत्तर इसका होगा निम्न रक्तचाप, सही जवाब होगा। यह भी रेगुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 128, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है? तो यह भी रेगुलर प्रश्न है, रेगुलर प्रश्न है, बार बार ही पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका मिथे मिथे मिथेमोग्लोबिन सही उत्तर होगा, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी उत्तर है। सी को याद रखोगे। साधारणतया लोग नाइट्रेट को भी सही कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचार कैसे होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को देखिए आप लोग। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका 1 2 और 3 सभी सही है। कैसे? तो जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से होता है, क्रोमोसोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो लैंगिक जनन के बात की जा रही है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इन तीनों का योगदान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डायनासोर थे। यह भी बिल्कुल ही सिंपल और आसान प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो यह मेसोजोइक सरीसृप होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। मेसोजोइक सरीसृप डायनासोर होते हैं और इसी पीरियड से हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 131 प्रश्न देख लेते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, और सिनेप्स ऑप्शन नंबर ए में। सही उत्तर क्या है? ये ऑप्शन है, सही होगा इसका। अगला प्रश्न देते हैं, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह भी रेगुलर प्रश्न है। जो रेगुलर प्रश्न है दोस्तों उसको मैं आप लोग को बताते चलता हूँ। तो इसका सही उत्तर सभी को पता है, एडीएच के कारण जो है नियंत्रण होता है, एडीएच। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्रकंद, स्तंभ कंद, सल्क कंद, धन कंद, लहसुन, जिमी कंद, सूखा अदरक और आलू दिया हुआ है। तो 133 का सही जवाब क्या है? 3 4 1 2। तो सही उत्तर आपका बी है, 3 4 1 2 सही उत्तर आपका। मिला करके दोस्तों वीडियो पॉज करके एक एक प्रश्न मैं चाहूंगा कि मैं एक आपको थोड़ा सा समय लेकर के 1 मिनट में एक चीज समझाना चाहूंगा। सोचो 150 प्रश्न है और यहाँ पे जो है ना लगभग 4 ऑप्शन जो है ना, आपको 5 ऑप्शन होते हैं लेकिन 4 ऑप्शन देखोगे तो आप सोच सकते हो लगभग जो है ना 600 से ज्यादा प्रश्न आपका एक सेट में तैयार होता है, 600 से ज्यादा। तो सोच सकते हो कि आपको जो है एमसीक्यूज, कितना एमसीक्यूज आपका तैयार हो जाता है। यानी जब हम पढ़ाई करते हैं तो लहसुन जिमी हर एक ऑप्शन को विषय में जो है ना बृहद रूप से तैयारी करेंगे ना, इसीलिए प्रश्नों की संख्या कभी भी आप देखोगे जो सेट बनाने वाले विद्यार्थी होते हैं उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर हम लोग पहला सेट आज कर रहे हैं तो ये लगभग जो है ना 600 700 800 प्रश्न इसमें होंगे जो कि आपको सही करने हैं। अगर आगे यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है? सिक्रिटीन होता है दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन।
क्रिटिन अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। 135 प्रश्न घाव को भरने के लिए सहायक है, यह भी एक रेगुलर प्रश्न है। 135 नंबर प्रश्न विटामिन सी उत्तर इसका सही होगा। सही उत्तर है विटामिन सी यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल किस प्रोटीन से बना है, यह भी रेगुलर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। क्रिएटिन इसका सही उत्तर होगा, बार बार पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, विगत वर्षों में जो संघ लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, जो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको अगर अच्छे से तैयार करके अगर एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपका स्कोर निश्चित रूप से बेहतर होगा। 137 नंबर प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन कौन है दोस्तों, तो यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका गलत उत्तर है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में यह प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है। 138 है, निम्नलिखित में से किसमें गुण लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है, तो सही उत्तर है छिपकली, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, आलू में ब्लैक हर्ट का कारक क्या होता है, यह भी रेगुलर प्रश्न है। तो इसका कारक होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 140 नंबर, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहा जाता है, यह भी रेगुलर प्रश्न है। समस्थानिक इसका सही उत्तर होगा और एक एक विद्यार्थी का यह सही भी होगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने 140 जो जीके जीएस के जो प्रश्न है सामान्य अध्ययन को उसको मैं कर चुका हूँ। आप सभी को पता है 10 प्रश्न जो है ना मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उत्तर कम से कम देख लेते हैं। प्रश्न है 141, दिया हुआ है कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना नए मिश्रण में अम्ल और पानी की आधी आधी हो जाए। यह भी बीपीएससी में कई दफा इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, आप प्रीवियस उठा करके देखोगे और सही उत्तर अगर आप जो है ना अनुपात समानुपात को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सही उत्तर इसका निश्चित रूप से ए ऑप्शन आएगा, 7:5। 142 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 142 प्रश्न है, कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। आप जो है ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करके देख लेंगे, इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ उत्तर ही डिस्कस कर रहा हूँ समय के अभाव के कारण। 143, 20 संतरों की लागत 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत का होगा। 143 जो प्रश्न है तो यह कई दफा इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, 25% सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 0.004 गुना क्या गुना 0.04 और यह संख्या दिया हुआ है, तो यह कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप देखोगे 144 का तो 0.1 आएगा, 0.1, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 0.1, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसका जो है ना सिंप्लीफिकेशन करके, या सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है सरलीकरण से, इसको आप करके देख लेना। अब ब्याज से देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, किस धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी। तो जो दिया हुआ ऑप्शन है उससे भी आप सही उत्तर खोज सकते हैं, तो 12,500 उत्तर आपका सही होगा, बी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उत्तर डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए इसका भी मैं उत्तर ही आपको बताऊंगा। आप आसान प्रश्न है मैथमेटिक्स का, आप आसानी से बना सकते हैं। बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, तो वे लोग तो कम से कम बना ही सकते हैं। 146 ए बी सी के 1:3:4 के अनुपात में
यदि इनके वेतन को क्रमशः 5, 10, 15 वृद्धि किया जाए तो बढ़े हुए अनुपात में वेतन वृद्धि का अनुपात क्या होगा? 146 का। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, 21:66:92। तो सही जवाब क्या है? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण द्वारा अंग्रेजी गणित में किए गए कुल अंक 170 है। यदि उन दोनों विषयों में प्राप्तांकों का अंतर 10 है तो विषयों में प्राप्तांक का अनुपात क्या होगा? 147। प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, यानी 9:8 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 148 नंबर प्रश्न संख्या। 6:222 समानुपात 7 क्या? यह भी आसान प्रश्न होता है। ये सभी प्रश्न बीपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं। तो 350 इसका सही उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। यह प्रश्न है दोस्तों, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। क्लोज अनुपात DNR/W दे दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, तो यह तो बिल्कुल ही आसान होता है। आसानी के साथ इसका उत्तर आप खोज सकते हैं। PRHR होगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और आज का लास्ट प्रश्न है DE 10। तो आप जो है ना देख सकते हो कितना आसान प्रश्न है। यानी डी का 4 क्रम का है और ई का 5 क्रम का है, नहीं, यानी 4 क्रम का है और 5 क्रम का है। और इसमें जो है ना क्या कहते हैं, आप जो है ना क्या इसको जो है ना गुना करके और +2 कर देंगे, भागा 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन यानी 36 आपका सही उत्तर आ जाएगा। आप करके देखना, सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। दोस्तों मैं बहुत ही शालीनता के साथ आप लोग के लिए 150 प्रश्न जो है मैं यहाँ पे डिस्कस किया और उत्तर के साथ मैंने आपको डिस्कस किया। और यह सेट नंबर 1 था दोस्तों, सेट नंबर 1। और एक ऑथेंटिक सेट है दोस्तों, इमिनेंट इंस्टीट्यूशन का सेट है, तो आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, चाहे आप सेट प्रैक्टिस करो, चाहे आप जो है ना अपने स्टडी को फोकस करो, मार्गदर्शन आईएएस आपके सिविल सर्विस के लिए, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी स्टूडेंट अगर सिविल सर्विस की तैयारी करता है, चाहे संघ या राज्य का, तो दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप जुड़िए, ट्रस्ट कीजिए। और मैं आप लोगों को हर एक जो सेक्टर है, चाहे वह जीएस का सेक्टर है, चाहे वह ऑप्शनल पेपर का मेंस में जो आपका सेक्टर है, करंट अफेयर्स है, या जीएस के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सेक्शंस है, टोटल सेक्शन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, यकीन रखिए। और आप लोग को करना सिर्फ क्या है, आज थोड़ा सा वीडियो की लंबाई बढ़ गया दोस्तों, तो चैनल मार्गदर्शन आईएएस को जैसे ही आपको यह वीडियो मिले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद न आए तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी का थोड़ा सा भी आपको सस्पिशन हो तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन पहले सब्सक्राइब कीजिए, विश्वास कीजिए। और एक जो है ना दोस्तों, एक चीज और करना है कि आपको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है। चूंकि यह चैनल नया है दोस्तों, बीपीएससी यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए विशेष तौर पे यहाँ पे मैं विभिन्न सेट्स लाता हूँ, विभिन्न सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल में लाता हूँ, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मैं सोल्व भी लाता हूँ, और इंफॉर्मेशन भी, नोटिफिकेशन से संबंधित भी सूचना भी आपको देता हूँ। तो संपूर्ण चैनल है, आप हमारे साथ जुड़िए, ट्रस्ट कीजिए, आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए, बीपीएससी को क्रैक कीजिए, ऐसी शुभकामना है मार्गदर्शन आईएएस का। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।